हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग की पहली क्लास है। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने आप में पूरा एक यूनिट है जो बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करती है। ये केवल एक चैप्टर नहीं है जिसको हम लोग 1 या 2 लेक्चर में सीख लें। हम इसको धीरे धीरे लेकिन पूरा कवर करेंगे और मैं आपको कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक को प्रॉपरली आपको समय दे के बताऊँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर सामने लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको समझाता चलूँ। अगर पहले से लिख के मैं आपको दिखाऊँगा तो हो सकता है मेरी कुछ बातों पर फोकस ना जा पाए, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी बात क्लियर रहे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी से क्यों कहा जाता है, ये बात जो लोग जानते हैं वीडियो पास करें और जाके कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखें, और अगर नहीं जानते तो फिर मैं बताने के लिए तो हूँ ही। स्थिर वैद्युतिकी एक्चुअली इसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि इस पूरे यूनिट में हम लोग स्थिर आवेशों के लिए बात करते हैं, इसीलिए इसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी अपने आप में पूरे एक यूनिट है जिसका हम लोग टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। एक लेक्चर में नहीं, लेकिन 2-3 लेक्चर में मैं वादा करता हूँ कि पूरे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्चुअली विद्युत का नाम आ चुका है तो विद्युत के बारे में बस थोड़ा हल्का सा पुराने टाइम में जाके थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं कि बहुत पुराने टाइम में हम लोग सुन चुके हैं कि जैसे अंबर और आबनूस की छड़, ऊन, रबड़ और कांच, इस प्रकार के इतने पदार्थ होते थे, इनमें रगड़ने पर आकर्षण का गुण देखा गया था। ये सब बात आप लोग बचपन में जानते होंगे, रगड़ने पर आकर्षण का गुण। अच्छा देखिए, अब ये बात हम लोग बचपन से जानते हैं कि जो अगर किसी वस्तु पर बल लगता है तभी तो कुछ इसमें विस्थापन हो सकता है। बिना बल लगे किसी वस्तु का विस्थापन संभव नहीं है। इसी चीज़ के आधार पर, इसी एक कह सकते कंसेप्ट के आधार पर हमने देखा कि एक आकर्षण बल लगता है। एक आकर्षण बल कहीं ना कहीं वो लगा रही थी चीज़ें। जैसे हमने देखा कि बिल्ली की खाल को आबनूस की छड़ से रगड़ा जाए और एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए, तो दोनों छड़ों को आपस में छुआने पर, आपस में पास लाने पर वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, जिनमें से एक पर धनावेश होता है और एक पर ऋणावेश होता है। यहाँ पर से हम लोग जानते हैं कि आवेश का जो है क्लासिफिकेशन शुरू हो गया, वर्गीकरण शुरू हुआ कि आवेश 2 प्रकार का होता है। अच्छा, किसी वस्तु में आवेश है, यही बात तय करती है कि वह वैद्युतमय है या नहीं। वैद्युतमय का मतलब यही है कि उसमें आवेश यदि है, उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है तो वह वैद्युतमय है अथवा नहीं। अच्छा, धारा प्रवाहित होने के लिए वस्तु में एक्चुअली आवेश की परिभाषा ही यही है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बहना ही आवेश कहलाता है। इसके हिसाब से इस पेन में भी इलेक्ट्रॉन है, इस पेन में भी परमाणु से बनका है, हर चीज़ परमाणु से बनी है, अणुओं से बनी है। उस हिसाब से ये पेन भी कायदे से देखा जाए तो इसको होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। एक्चुअली बात ये केवल इतनी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक है, हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन व बद्ध इलेक्ट्रॉन, मैं लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन भी 2 प्रकार के देखे गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन व बद्ध इलेक्ट्रॉन। किसी भी वस्तु में, कोई वस्तु मान लो पेन है, अब इसमें 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं। क्या कि जैसे कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो परमाणु के द्वारा नाभिक से बंधे रहते हैं, जो उनकी सीमाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं, जो इलेक्ट्रॉन परमाणु से स्वतंत्र हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। वह ऐसे इलेक्ट्रॉन पूरे वस्तु में कहीं पर भी गति करने के लिए संभव होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये कहीं पर भी आ जा सकते हैं। ये किसी से बद्ध नहीं होते हैं, ये नाभिक से बंधे नहीं हैं कि इन्हें नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाना पड़ रहा हो, है ना। तो इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही कारक हैं किसी वस्तु के वैद्युतमय होने का। अगर किसी वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं तो वह वस्तु वैद्युतमय है अथवा नहीं है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, हर चीज़ भाई परमाणु से मिलकर बनी है, अणुओं से बनी है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन है, निश्चित रूप से है।
लेकिन यह वस्तु यह पेन वैद्युत में नहीं है, मैं इसको छू रहा हूँ, जो मुझे करंट नहीं मार रही है। इसका एक यही कारण है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, बद्ध इलेक्ट्रॉन है। इसके सारे इलेक्ट्रॉन बद्ध हैं, मुक्त नहीं है। अर्धचालकों में एक अलग परिकल्पना होती है, उसमें कुछ होते हैं एक सीमा के अनुसार होते हैं जो गर्म करने पर या तो चालक बन जाते हैं या फिर पूर्ण रूप से अचालक बन जाते हैं। वो बात की बात है, जब टॉपिक आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, है ना बच्चों। तो मैंने वैद्युत आवेश की परिभाषा जो है थंबनेल के अनुसार लिख दी है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बहना ही आवेश कहलाता है। मैंने इसको इतना सरल में कर सकता था, मैंने किया है। 12th के बच्चों के लिए स्पेशली ये चैप्टर बन रहा है, क्योंकि उनका पहला ही पार्ट जो शुरू होता है वह शुरू होता है वैद्युत आवेश के नाम से, जो स्थिर वैद्युतिकी का पहला ही पार्ट कहा जाता है। हम लोग शुरुआत से पूरे टॉपिक को लेके चल रहे हैं और मैं वादा करता हूँ एक भी टॉपिक को मैं छोड़ूंगा नहीं, 100% क्लियर करूँगा। अगर किसी बच्चे को कोई सी भी समस्या हो जाती है तुरंत मुझे कमेंट में बता दे, मैं निश्चित रूप से, मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं निश्चित रूप से उसको तुरंत जवाब दूंगा। आधे घंटे के भीतर आपको व्हाट्सएप पे जवाब न दिया जाए तो वादा है यार, ठीक है। बशर्ते आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, ताकि सब जो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो फिजिक्स में अच्छे हैं और उनको फ्री में पढ़ना चाहते हैं, अगर उनको पैसे नहीं है उनके पास, तो मैं उन लोगों की मदद दे के मैं समझता हूँ मुझे करनी चाहिए। मेरे पास अगर ज्ञान है तो मुझे देना चाहिए, इस उद्देश्य से मेरा चैनल बना है। तो प्लीज़ कीप इट अप। आगे चले देखते हैं हम लोग क्या होता है। क्यों, तो हम लोगों ने देखा कि किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर बह रहे हैं, अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही वो वैद्युत में हो सकती है, अथवा वह वैद्युत में नहीं है। ये पेन वैद्युत में क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिंपल बात है। इसमें कुछ समझने में कोई दो राय नहीं है कि ये क्यों नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं, इलेक्ट्रॉन हर चीज़ में होते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी परिपथ में भी होते हैं, बशर्ते वह विद्युत में होता है। ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था बच्चों, हमने समझा दिया। अब ये फार्मूला Q बराबर NE ये कैसे आया? एक्चुअली Q यहाँ पर आवेश है, Q दिखाता है आवेश को, Q दिखाता है आवेश को। एक्चुअली जानना क्या है ना, अगर मैं हर चीज़ को यहाँ पर लिख लिख के दिखाता रहूँगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बच्चे जो हैं बोर होने लगते हैं। ये भी मुझे ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन E जो है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। दुनिया का बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, है ना भाई। और यन यहाँ पर क्या है? यन एक धनात्मक संख्या हो सकती है, ये पूर्णांक हो सकता है। यन पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक एक्चुअली में, मतलब धनात्मक कहने का मेरा यहाँ पर, और पूर्णांक कहने से मेरा तात्पर्य ये था कि आवेश जो होता है एक पूर्ण गुणज के रूप में चलता है। एक कूलाम होगा, एक्चुअली हाँ मैं बताना भूल गया कि इसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होगा। SI पद्धति में इसको मात्रक कूलाम लेते हैं और अदिश राशि है। मैं आपको हर प्रकार की जानकारी देने की कोशिश करूंगा, मैं सोचूंगा कुछ मतलब छूटे ना, ताकि मेरे बच्चों का नुकसान ना हो। राशि की बात करें तो अदिश है, अदिश राशि है। आप लोग चाहें मैं हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लास्ट में, मैं इस टॉपिक खत्म कर लूँ। अगला टॉपिक हम लोग का आने वाला है वैद्युत आवेश के सामान्य गुण, और वो टॉपिक एक्चुअली मैं इसलिए उसको स्पेशली बताऊंगा, उसमें मुझे 5-10 मिनट का टाइम स्पेशली लगने वाला है अभी, क्योंकि उसमें मैंने कई सारे सब टॉपिक्स को एक साथ कवर किया। मैंने सोचा बेकार हेडिंग्स बढ़ाने से अच्छा है मैं बच्चों को मेन नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने पॉइंट्स वाइज 1 लाइनर में उन सबको डिवाइड किया। मैं इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ या तो उनको, क्योंकि ऐसे फिर टाइम लगेगा। सदिश राशि ये हो गया मात्रक कूलाम। मात्रक कूलाम होता है, इसीलिए जो है यन जो है पूर्णांक रहता है, इसलिए आवेश हमेशा 1 कूलाम या 2 कूलाम या 3 कूलाम ही देखा गया है। वैसे एक नोट आता है कि इसे 1/2 1/3 इलेक्ट्रॉन का आवेश या 2/3 इलेक्ट्रॉन का आवेश भी पाया गया, इसे क्वार्क कहते हैं। लेकिन एक्चुअली ये बस जानकारी के लिए है, इसका कहीं प्रयोग नहीं मिलता आफ्टर फिजिक्स में आजकल। तो मैंने बता दिया, मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूँ जितनी मेरे पास है। तो इतनी थी वैद्युत आवेश के बारे में जानकारी। अब हम लोग अगले टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत के सामान्य गुण। हाँ तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आवेशों के सामान्य गुण। इसका नंबर 1 जो टॉपिक 1 लाइनर है वह ये है कि आवेश 2 प्रकार का होता है। अगर आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते चलें तो ये आप लोगों का फ़ायदा कराएंगे। आवेश 2 प्रकार का होता है, हम सभी लोग जानते हैं, इसको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। लेकिन हाँ ये था कि
रिवीजन टाइम में लिखा मिल जाता है एक जगह, तो वो हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहता है। धनावेश और ऋणावेश। अगला टॉपिक में जो अगला वन लाइनर है, एक्चुअली वो ज़रा ध्यान से समझना बच्चों, मैं उसको बताऊंगा, उसको मैं क्लियर करूंगा अलग स्पेशली, तो ज़रा ध्यान से कि जब किसी पदार्थ पर सामान्य से अधिक या कमी के रूप में, सामान्य से अधिक या कमी के रूप में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तब इन पदार्थों पर आवेश आ जाता है। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, इसको ज़रा समझने के लिए हम लोग गहराई से जाते हैं। पिछले टाइम पे हम लोगों ने अभी सुना था कि चीज़ों को रगड़ने पर वो दोनों आवेशित हो रही थीं। जैसे हमने देखा कि बिल्ली की खाल पर आबनूस की छड़ को रगड़ा गया तो उस पर आवेश आ गया, घर्षण के कारण। रगड़ने का जो घर्षण बल उत्पन्न होता है, इसके कारण, जो घर्षण बल के कारण। तो चलो बच्चों, मैं आज आपके घर्षण के कारण जो ये बल लग रहा है, इस थ्योरी को मैं आज क्लियर करता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, इसको क्लियर समझने से पहले ये बात समझ लो कि घर्षण बल आपको ज़्यादा पता रखने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत आपको घर्षण के बारे में आप डीपली जानते हो। घर्षण, हाँ, दो चीज़ों को आपस सतह रगड़ी आती हैं तो घर्षण बल लगता है। इतना हम लोग, अच्छा, बचपन में भी कक्षा 8 या 9 में शायद एक पाठ था घर्षण नाम का, फ्रिक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये कोई बहुत खास, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम लोग उसको आगे वाले टाइम में बात करेंगे। फिलहाल समझो कि इस पर ऐसा क्यों बल लगा। तो देखो हुआ क्या कि जब दो सतहों को आपस में रगड़ा गया, जैसे कि इसको मैं अपने हाथ से यूँ रगड़ता हूँ, तो हो क्या रहा है कि इस रगड़ में इस कागज़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर जो इसकी सतह, ऊपरी सतह पर थे, वो मेरे हाथ पर, मेरी अंगुलियों पर आ जाते हैं, या फिर मेरी अंगुलियों से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर देखा गया कि वो इस कागज़ पर चले गए। तो जब इलेक्ट्रॉन या तो मेरे अंगुलियों से निकल कर अगर इस पर जाएंगे तो मेरे अंगुलियों पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई होगी निश्चित रूप से, और अगर इससे निकल कर मेरे हाथों पर आए होंगे तो कागज़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी, है ना भाई। तो और इससे निकल कर मेरे हाथों पर आ गए तो मेरे में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, या मेरे हाथ से निकल कर अगर कागज़ पर आ गए तो कागज़ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। तो इसी अधिकता या कमी के कारण, जैसे ने बोला, जब किसी पदार्थ पर सामान्य से अधिक या कमी के रूप में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तब इन पदार्थों पर आवेश आ जाता है। तो यही कारण था, जो आवेश जो ज़्यादा कम हो रहे थे, एक निश्चित मात्रा, जो भाई तुम्हें मात्रा दी गई है, उससे जब कम ज़्यादा चीज़ें होती हैं तब बात बदलती है। तो वही यहाँ पर हुआ कि जब अधिक हुए या कम हुए तब उन पदार्थों पर जो है आवेश आ गया, है ना। तो अब हम लोग सिर्फ अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे वो हम लोग ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, वो इससे रिलेटेड है कि क्या, 3 नंबर समझिए ज़रा, कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तब यह धनावेशित हो जाता है। इसी प्रकार जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन सामान्य मात्रा से अधिक होते हैं तो यह वस्तु ऋणावेशित होती है। यह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी समझाने के लिए, एक्चुअली तो हो जाती है, क्योंकि ये बात बहुत बेसिक है।
देखो बच्चों, इसको समझने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है भाई। देखो, इलेक्ट्रॉनों पर होता है ऋणात्मक चार्ज ना भाई। अब अगर किसी से इलेक्ट्रॉन अगर निकले, मतलब माइनस चार्ज कम हुआ, है ना। अब अगर किसी चीज़ से, या मान लो ये बस कागज़ है, अब अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर मेरे हाथों पर आए, या मेरे हाथों से इलेक्ट्रॉन निकल कर इस पर गए, अगर इलेक्ट्रॉनों का देना हुआ, मतलब हमने इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो कुल मिला के भाई देखो, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब बराबर होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो धनावेश बढ़ जाएगा भाई। प्लस बराबर था, माइनस बराबर था, माइनस थोड़ा निकाल दिया तो प्लस ज़्यादा हो गया, तो अब प्लस हावी हो गया, तो अब चीज़ जो होगी वो धनावेशित हो गई। वो माइनस निकल गए, कुछ 2-4 निकल गए, 10-20 निकल गए, इतने निकलने तो निकल गए। और वही सोचा जाए कि अगर प्लस माइनस बराबर था, 2-4 माइनस और आ गए, तो अब माइनस ज़्यादा हैं, तो ये हावी हो गए, तो अब चीज़ ऋणात्मक हो गई। क्यों ऋणात्मक हो गई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन खुद में नेगेटिव है। तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो जो है वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो वस्तु धनावेशित हो जाएगी। यहाँ पर सोचने वाली बात बच्चे के मन में ये भी आ सकती है कि प्रोटॉन के बारे में बात क्यों नहीं करी जा रही सर जी। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल फंडा है बेटा, कि प्रोटॉन जो होते हैं वो जो होते हैं नाभिक से एक्चुअली संलग्न रहते हैं, नाभिक से बद्ध रहते हैं, उनको निकालना सरल नहीं होता है ना। वो नाभिक में है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन चारों कक्षाओं में घूम रहे हैं, तो जो बाह्यतम कक्षाएं हैं दूर की, उनसे इलेक्ट्रॉन को जो है निकाला जा सकता है आकर्षण के द्वारा। वो हम लोग फिर केमिस्ट्री की बात पहुँच जाएंगे, लेकिन ये होता है। मतलब प्रोटॉनों को निकालना सुगम नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का निकलना सुगम है, इसलिए बात इलेक्ट्रॉनों की होती है। तो ये कंसेप्ट वो कठिन नहीं था। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रॉन जब और आएंगे तो चीज़ को और नेगेटिव करेंगे, तो जो है उस पर ऋणावेश आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है जाएंगे तो चीज़ पर इलेक्ट्रॉन माइनस की कमी होगी, नेगेटिव चार्ज की कमी होगी, तो वस्तु जो है वो धनात्मक धनावेशित हो जाएगी, है ना। ये एक सिंपल लॉजिक था इस बात का। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई कि ये इससे रिलेटेड थी। हमने कहा कमी हो जाएगी। अब देखो, कमी हो रही थी यहाँ पर, कुल मिला के आवेश तो आ रहा था ना, वस्तु पर आवेश आ रहा था। अब कमी हो रही थी, वस्तु पर इलेक्ट्रॉन निकले तो मतलब धनावेश आ गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो प्लस ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी अगर अधिक हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे कमी अधिक हैं, जैसे ने बात करी, तो इलेक्ट्रॉन और आए हैं और आए हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो ऋणावेशित हो जाएगी वस्तु। तो सिंपल सा लॉजिक था। चलिए हम लोग अगले अपने आते हैं। चलो बच्चों, अब मैं चौथा पॉइंट बताने जा रहा हूँ। चौथा पॉइंट बड़ा छोटा है लेकिन उतना ही खोटा है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जी। चलिए लिखते हैं, क्या है जी, कि आवेश सदैव संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। अब इस टॉपिक को, इतनी सी बात को, सॉरी, इस बात को पूरा एक टॉपिक बनाया गया है। मैं आपको बताता हूँ पूरी बात, ऐसा नहीं कि बताऊँगा नहीं। इसका एक अपने आप में एक हेडिंग है, और हेडिंग का नाम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कि आवेश सदैव संरक्षित रहता है कैसे। तो देखिए, इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल फंडा ये है। मैंने आपको बताया अभी, कैसे वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गए। तो ये हमेशा था ना, कि अगर सोचो ज़रा, कि अगर भाई दोनों न्यूट्रल थी, अभी दोनों पर चार्ज कुछ नहीं था, कुछ इलेक्ट्रॉन इससे निकल कर इस पर गए, तो इस पर जितने चले गए उतने की इसमें कमी हो गई। तो दो चीज़ें हमने कहा थी, ये थी। इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकले, इस पर चले गए, तो इस पर 5 ज़्यादा हो गए, तो इस पर 5 कम हो गए, है ना। तो इस पर 5 इलेक्ट्रॉन का धन चार्ज आ जाएगा, धन आवेश, है ना। और इस पर 5 का ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो ऋण आवेश आएगा, तो इस पर 5 इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश आ जाएगा, और इस पर 5 इलेक्ट्रॉन का धन आवेश आ जाएगा। तो हमने ये चीज़, अच्छा देखो, धन ऋण +5 -5 करो, कटते हैं नहीं कटते हैं? आदिश राशि है तो कट जाएंगे। तो सिंपल बात, हमने देखा कि आवेश जो है संरक्षित था, वो बदला नहीं, वो कम ज़्यादा नहीं हुआ कि हमने 2-4 आवेश गायब हो गया, कि चला 3 था पहुँचा के 1। इस प्रकार की बात देखने को यहाँ नहीं मिली, है ना बच्चों। तो ये समझने की बात थी। जैसे कि, तो हमने ये देखा कि इधर से +5 अगर निकले, इधर -5 पहुँचे, मैं इधर -5, इधर +5 बचे, इधर धनात्मक चार्ज आ गया, उधर ऋणात्मक चार्ज आ गया, तो आवेश कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हुआ, आवेश संरक्षित रहा। इसी बात को बोला गया आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो ये बात निकल के आती है कि आवेश जो है वह सदैव संरक्षित रहता है ना। अब जो हम लोग अगली बात करने वाले हैं वही बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आवेश सदैव इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है। आवेश जो होता है, आवेश सदैव
इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। और ये बात एक्चुअली हम लोगों ने पिछले जब Q बराबर NE वाला सूत्र पढ़ा था तो हम लोगों ने जानी थी, क्योंकि n यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक है, तो 1 आया तो 1, 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 3, 4, तो मतलब पूर्ण गुणज रहेगा। ये भिन्न नहीं हो सकती, कोई परिमेय संख्या या वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, कोई कुछ नहीं हो सकता, ये एक पूर्ण संख्या होगी। और n इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि आवेश सदस्य जो होता है इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है ना। अब कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, एक आवेश, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इस पर आवेश है तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो आवेश होगा ही होगा भाई। एक से कम कोई और पूर्णांक संख्या तो मुझे नहीं पता धनात्मक होने वाली। भाई n बराबर 1 से कम मुझे बताइएगा अगर आपको पता हो तो। 1 से छोटी धनात्मक पूर्णांक कोई होता है क्या? नहीं भाई, 0 आएगा, वो तो एक सम संख्या है ना। और बाकी ऋणात्मक तो पहली धनात्मक पूर्णांक 1 से ही शुरू होता है। तो हमने देखा कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूनतम चार्ज हो सकता है। किसी वस्तु पर कम से कम कितना चार्ज हो सकता है? तो ये तुमसे पूछा जाए तो कट से क्या बोलोगे? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम से कम एक वस्तु पर होगा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है पूर्ण गुणज के रूप में होता है। एक वो तो है ना कि आधा आवेश आधा कूलाम, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, तो एक कम से कम हो सकता है। तो इस बात को बोला गया जो होता है कि न्यूनतम चार्ज जो होता है आवेश पर एक इलेक्ट्रॉन का होता है, इसी को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं ना, कहते हैं फंडामेंटल, बिल्कुल बेसिक टाइप का, उस टाइप का है, मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और ये जो पूरी हमने क्रियाविधि करी कि इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है, 1 से कम नहीं हो सकता, मतलब आधा या 3/4 कह लो, 2/3, इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो सकती। ये बातें हैं कि इस पूरी चीज़ को, इस पूरे गुण को, इसके आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इस पूरी विधि को आवेश का क्वांटीकरण, इस पूरी विधि को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला हम लोग का जो रहेगा पॉइंट 6 वो ये है कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच, देखना, समान प्रकृति के आवेशों के बीच, समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल व विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इस बात को समझाना मुझे लगता नहीं जरूरी है, फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल दूंगा कि भाई जैसे कि हम लोग देखते हैं कि प्लस जो होता है वो प्लस को जो है रिट्रैक्ट करता है, हटाता है ना, रिपल्स करता है। समान अगर होंगे, ये भी चीज़ धनात्मक है, इसमें पहले से इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और अगर दूसरी इलेक्ट्रॉनों की कमी वाली चीज़ को लेके आओगे तो दूसरे को दूर करेंगे, और दोनों में दिखता है तब भी, मतलब अगर माइनस पास आएंगे या प्लस को पास लाया जाएगा तो एक दूसरे को जो है वो रिपल्स करते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर एक पर प्लस दूसरे पर माइनस, या पहले वाले पर माइनस दूसरे वाले पर प्लस, कुल मिला के एक को प्लस एक को माइनस या विपरीत आवेश होने चाहिए दोनों के, तो ऐसी वस्तुओं को अगर पास लाया जाए तो एक दूसरे की ओर आकर्षण दिखाते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। दोनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, दूसरे को घसीटेंगे, पास में लाएंगे, ऐसे आएंगे। और अगर दोनों में समान आवेश है, दोनों पर प्लस है, या दोनों पर माइनस का चार्ज है, तो दोनों दूसरे को रिपल्स करेंगे, पास लाओ हटेंगे, ऐसे करेंगे, है ना। ये बात बड़ी क्लियर थी, मैं समझा दी। तो इतना समझने के बाद हम लोगों के 6 पॉइंट जैसे कि बन जाते हैं। ये सामान्य गुण, इनमें हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द जितने मतलब इनके गुण थे, चलिए इनमें प्रॉपर्टीज़ थी आवेश की, वो समझ ली हैं। हम लोग का अगला टॉपिक जैसा कि थंबनेल में लिखा था, कूलाम का नियम होने वाला है। कूलाम का नियम को मैं समझाने जा रहा हूँ, तो हेडिंग है कूलाम का नियम।
है ना। तो बच्चों कूलाम के नियम में क्या है, जैसे मान लो दो बिंदु आवेश हैं। हाँ बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आवेश जो होता है एक्चुअली चार्ज हमेशा बिंदु के रूप में होता है, बिंदु आवेश के रूप में होता है। आवेश को आप बहुत बड़ा गोला नहीं मान सकते कि चौकोर चौकोर ब्लॉक नहीं मान सकते, कुछ नहीं मानते। आवेश हमेशा बिंदु के रूप में मानना चाहिए, ठीक है। आवेश सदैव बिंदु के रूप में कायदे से देखा जाए तो इसमें ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग नोट्स बनाइएगा तो उसमें ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि आवेश सदैव बिंदु के रूप में होता है। इस पॉइंट की चलिए बात करते हैं आगे कि हमने दो आवेश माने हैं, इनकी प्रकृति कैसी भी हो सकती है। हो सकता है इसका हमने नाम दिया ये Q1 आवेश है और इसको मैंने नाम दिया ये कोई Q2 आवेश है। इनके बीच की दूरी मान ली स्मॉल r थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोगों ने स्मॉल r मान ली। दोनों पर चार्ज था Q1 या Q2। अब हो सकता है ये धन हो, धनावेश हो इस पर, और होता है ये भी धनावेश हो, तो दोनों एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित करेंगे। हो सकता है इस पर धन हो इस पर ऋण हो, तब दोनों आकर्षित कर रहे होंगे। हो सकता है इस पर धन इस पर ऋण हो, तब भी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। हो सकता है दोनों पर जो है ऋणात्मक चार्ज हो, तब भी तो दोनों को फिर एक बार दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, दोनों को हटाएंगे। अब तो वही मैं बता रहा था, चलिए तो इसकी परिभाषा पहले मैं लिख देता हूँ ताकि टाइम आपका किल ना हो, जिससे कि हम लोग तुरंत जो है आपको बताना शुरू कर सकें। तो बच्चों हम लोग कूलाम की ज़रा परिभाषा पहले देख लेते हैं। कूलाम के नियम की क्या कहता है कि किसी माध्यम में, यहाँ पर माध्यम कुछ अलग भी हो सकते हैं, निर्वात या वायु के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं कि किसी माध्यम में एक दूसरे से कुछ दूरी पर, जैसे हमने यहाँ पर दो आवेश लिए हैं r दूरी पर, कुछ दूरी पर रखे हुए दो आवेश Q1 Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण बल, जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, जो इन दोनों के बीच जो बल लगने वाला है, जैसे इसके कारण इस पर या इसके कारण इस पर बराबर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, बल हमेशा बराबर लगता है। ये बच्चों को ध्यान रहना कि बल इस पर इससे कम लग रहा है या इससे जो इस पर लग रहा है वो ज़्यादा है, इससे इस पर जो लग रहा है वो कम है, इसका कुछ नहीं है। तो बल जो होता है बराबर लगता है, जो इस पर इतना लगाएगा वही इस पर इतना लगाएगा, ठीक है। तो प्रतिकर्षण बल भी लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण, भाई हमने यहाँ पर नहीं होता है कि Q1 की प्रकृति कैसी है, धनात्मक है ऋणात्मक है, ये कैसा है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आकर्षण लगना है या प्रतिकर्षण लगना है। इसीलिए यहाँ बात दोनों करी गई है, कैसा भी बल लग रहा हो, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि Q1 इंटू Q2 के, Q1 गुणा Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर बल बढ़ेगा, Q1 Q2 का मान ज़्यादा रहेगा तो बल ज़्यादा लगेगा, अनुक्रमानुपाती मतलब आप समझते होंगे। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, यानी दूरी r है दोनों के बीच की, उसके वर्ग यानी r स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। बल सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली, एक्चुअली ये लाइन थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेखा के अनुदिश कार्य, बल सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये बच्चों देखो बात ये है कि जैसे दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या है, ये वाली रेखा जो हमने ये वाली लाइन खींची है, ये दोनों आवेशों को मिला रही है। तो इस पर जो बल लगेगा ना, जो बल का परिणामी होगा, बल जिस दिशा में कार्य करेगा वो इसके अनुदिश लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि बल इधर लग रहा है या बल इधर जा रहा है, कहीं इधर जा रहा है इधर जा रहा है, बल इस रेखा के अनुदिश ही लगना चाहिए, तभी बात है। बल ऐसे नहीं कहीं भी लग रहा है ना भाई, बात समझ गए। तो चलिए जरा पन्ना पलट लेता हूँ तो आपके समझाने में थोड़ा आसानी रहे। हाँ तो बच्चों ज़रा मैं एक बार आपकी सुविधा के लिए फिर से एक बार बना देता हूँ। जैसे मान लो ये हम लोगों के दो आवेश थे, बिंदु आवेश Q1 और ये था एक Q2। ध्यान से समझना बच्चों, जिस बीच की दूरी r थी, ठीक है। तो जैसे बात हुई थी कि उसने मान लो F बल लग रहा था ऑल ओवर, एक जो बल काम करा वो था F हमने माना, तो उसने कूलाम का नियम ये कहता है कि वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, नहीं भाई, और फिर बोला दूरी के वर्ग के यानी r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इन दोनों को जो हम लोगों ने मिला दिया बच्चों, ये पहली इक्वेशन मान ली जाती है, दूसरी, इन दोनों को मिलाकर लिखने पर क्या हो गया, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर, है ना। अब हम लोग बचपन से जानते हैं, ना जानते हो उनको मैं बता दूं कि जब भी अगर कहीं पर प्रोपोर्शनल का साइन आया है, r से हटता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता ही आता है, एक नियतांक जब बराबर आता है प्रोपोर्शनल हट के, बात क्लियर रखना, कुछ कंफ्यूज ना होना कि जब प्रोपोर्शनल हटता है साइन तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो जैसे हमने यहाँ पर जब बराबर का चिन्ह लाएंगे प्रोपोर्शनल की जगह, तो f बराबर k Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर आता है। अब ये जो k कांस्टेंट हमने बताया, यहाँ पर k एक नियतांक है,
इस के की वैल्यू क्या होने वाली है, इसी के लिए हम लोग थोड़ा बात करेंगे। बाकी कूलाम का नियम तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। कूलाम का नियम ने केवल इतनी बात कही कि जो लगने वाला बल होता है वो दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बाकी अब हम लोग के बारे में थोड़ा जानेंगे। के क्या होता है? एक्चुअली के जो है उसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना। तो यहाँ पे जरा समझना पड़ेगा कि ये एप्सिलॉन नॉट और के क्या है। एप्सिलॉन एक्चुअली यहाँ पर होता है, एप्सिलॉन को हम लोग कहते हैं माध्यम की, या नॉट हटा दिया जाए, एप्सिलॉन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं। मैं आपको उच्चारण दिखा देता हूँ, एप्सिलॉन। बच्चों को दिक्कत ना होनी चाहिए, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक्चुअली एप्सिलॉन है क्या? एप्सिलॉन है यहाँ पर माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की, जो हमने सबसे पहले ही देखो पहली बात आई थी किसी माध्यम में, याद आया? तो वहाँ पर आप रिवाइज करिए उसको। किसी माध्यम में बात हुई तो उसी माध्यम की, हर माध्यम की वैद्युतशीलता बदलती रहती है ना। तो माध्यम की वैद्युतशीलता जितनी होती है उसी को कहते हैं एप्सिलॉन, वैद्युतशीलता। हाँ तो बच्चों जो ये एप्सिलॉन नॉट के होता है, एप्सिलॉन नॉट के, ये एप्सिलॉन के बराबर होता है। इनमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन है माध्यम की वैद्युतशीलता। अब माध्यम, अगर हम इसकी माध्यम की जगह अगर हम केवल बात कर लें जैसे कि वायु या निर्वात, वैक्यूम, हम लोग जानते हैं वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता की जब बात करते हैं, वैद्युतशीलता, चलिए आप समझ जाएंगे वैद्युतशीलता, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, है ना भाई। एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता की क्या होता है, क्या होता है परावैद्युतांक, उस माध्यम का परावैद्युतांक। ये समझना थोड़ा वैसे है, लेकिन बस हमने नाम से मतलब है, हमें यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी फिजिक्स में। कि क्या होता है, इसे मान कभी कभी दे देते हैं कि अगर तुम्हें 1 दिया गया है बच्चों, तो कि 1 जो होता है वो होता है वायु निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए। ये कुछ बात समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर 1 दिया गया है तो वह वायु निर्वात के लिए दिया गया होगा। अगर के का मान कभी कभी 80 दे देते हैं या कभी कभी 81 लिखा होता है, चलिए मैं 81 80 दोनों, तो ये जल के लिए होता है। जल के लिए के का मान कितना होगा बच्चों? 80 या 81 कहीं कहीं लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज ना होना। के का मान इन्फिनिटी होता है किसके लिए? धातुओं के लिए, फॉर मेटल्स के लिए जो होता है के का मान इन्फिनिटी रहता है। तो के के बारे में मैंने बता दिया। तो एक्चुअली अब हम लोग चलिए सूत्र वापस आते हैं। तो सूत्र क्या बनेगा? अच्छा देखो, जी वाला के और इसमें कंपेयर ना करना। जी मैंने कॉन्स्टेंट मान, इसको सी मान लो, चाहो तो कन्फ्यूजन ना करने के लिए इसको सी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। जी के जो है वो परावैद्युतांक है, जी हमने कॉन्स्टेंट यही माना है, इसके की तुलना इसके से ना करना, है ना। ये बात बच्चों समझ ध्यान रखना। तो जैसे आप लोग का सूत्र जो बन गया वो ये हो गया, एफ बराबर, अब इस के की जगह, जब इस के की जगह मैंने ये चीज़ पुट कर दी तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये बच्चों सूत्र जो पूरा निकल के आया, कूलाम बल का सूत्र कहा जाता है। ये जो सूत्र है ये कूलाम बल का सूत्र कहा जाता है। यहाँ पर एक्चुअली में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कभी कभी पूछ देते हैं। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका मात्रक अगर निकालने को कहे तो मात्रक निकालना बच्चों आपको आना चाहिए। वैसे मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी देखिए एप्सिलॉन नॉट, आप देखो 4 पाई और के जो है कांस्टेंट वैल्यू है। आप मेरी बात को जरा गौर से समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। एप्सिलॉन नॉट को उधर छोड़िए, आप आर स्क्वायर को उधर और Q1 Q2 को उधर ले जाइए, तो क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब 1 में है तो उसका पलट दीजिए तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल आएगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमने जो लिखा है तो वो आएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना भाई। क्यों? 1 में है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हालांकि वो आया इसी सूत्र से है, 8.85 × 10⁻12 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, इसकी अगर आप विमा निकालना चाहें तो भी विमा निकाल सकते हैं। इससे क्या रिसीज निकाल सकते हैं, Q बराबर IT लगा के इसका मान निकाल ले, MLT-2 इसकी आप जानते होंगे, और मीटर है तो इसका यल हो जाएगा, यल स्क्वायर, इससे आप निकाल लेंगे। इसकी विमा वैसे आती है m-1 L-3 T⁴ और A² या -2 नहीं, ये +2 है बेटा, कन्फ्यूजन ना रखिएगा बिल्कुल भी। अगर आपको कोई भी डाउट लगे बेझिझक आप तुरंत कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। m⁻⁻1 L-3 T⁴ A² इसकी विमा होती है, ठीक है।
एक्चुअली जब जरा ध्यान दीजिएगा, इसे हमने बताया था यहाँ पर जे, ये चीज़ कभी कभी आ जाती है क्वेश्चन में। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के। सोचने की बात है भाई, एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु और निर्वात की वैद्युशीलता, ठीक। और के वायु निर्वात के लिए 1 होता है, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा किसके लिए? जब हम लोग बात करेंगे केवल वायु या निर्वात के लिए, है ना। चलिए ये तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर के का मात्रक निकालने पर जाएँ तो के एक्चुअली क्या हो गया? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दोनों ही वैद्युतशीलता दिखाते हैं, तो इसलिए जो होता है के विमाहीन होता है। पूछ देते हैं के का विमा क्या है, के की विमा बताए, तो के विमाहीन है। बाकी एक चीज़ और आती है, इस पूरे की वैल्यू कभी कभी पूछ देते हैं। हमने इसकी वैल्यू चलिए कांस्टेंट होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसकी होल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और हाँ तो बच्चों, आज तक का यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत, वैद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं इत्यादि का गहन अध्ययन करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, आप तुरंत कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए, मैं तुरंत देखूंगा, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छा कुछ हो सकता है मेरी क्वालिटी आवाज़ की थोड़ी अनक्लियर हो, और हो सकता है आपको थोड़ा देखने में भी दिक्कत हो रही हो। हालांकि मेरे पास में किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं थी, मेरे पास एक फ़ोन था और किताबें थी, और बस मैं यूं ही वीडियो बनाने लगा। ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास पैसे नहीं थे, मैं चाहता हूं उन बच्चों का भी भला हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो में वाकई कुछ नॉलेज मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय।